नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भोपाल के संसदीय क्षेत्र में मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। भोपाल जी, खबर न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, 93 से 98 के बाद आपकी दिल्ली विधानसभा में सरकार नहीं बन पाई है। इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या मानते हैं सर? इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो जो दिल्ली की जनता को भ्रमित करके केजरीवाल ने जिस तरह से उनको धोखे में डाला, उसकी बात की तो सब वही था। बाकी कुछ अपनी गलतियां भी हो जाती हैं कई बार, जैसे कि जब खुराना जी की सरकार थी उसके बाद हमारी सरकार नहीं बन पाई जी सर। और खुराना जी के समय में जो उन्होंने कार्य किए उसको कुछ कुदरती कहिए, पता नहीं किस तरह से जनता ने अनदेखा कर दिया। मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी गलतियां कुछ थी नहीं, मगर उसके बावजूद भी अगर कुछ हुआ तो ये सब अनपेक्षित था। 93 से 98 की बात की जाए तो कभी सुषमा स्वराज जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाता है, कभी मदनलाल खुराना जी को बनाया जाता है, कि क्या सब था सर? कभी वर्मा जी को बना दिया जाता है। दरअसल उस वक्त कुछ उस समय की जो परिस्थितियां थी उस विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर जो भी था वो कुछ अच्छा नहीं था। वो समय काल कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहा। और उसके बाद जो आया, उसके बाद फिर ऐसे हाथों में आ गया जिसके साथ जो है केजरीवाल ने अपने हाथों में ले लिया और झूठ बोल के भ्रमित करके लोगों को बहला फुसला के अपने हाथ में पूरी बागडोर ले ली। और आज भी जनता भ्रमित है और आने वाले समय में नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी सारी पोलें खुल गई हैं। आने वाले समय के अंदर दिल्ली के अंदर 2025 की विधानसभा पूरी भाजपा के हाथ में आने वाली है। परंतु सर, जिस तरह आप कह रहे हो 25 में दिल्ली विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो जो फ्री का लॉलीपॉप है वो तो सर जनता के मन से हटने वाला नहीं हटेगा, क्योंकि उस फ्री के लॉलीपॉप में जो बिजली पानी की समस्याएं हैं वो बहुत विकट समस्याएं हैं। शराब के घोटाले, दवाइयों का घोटाला और विभिन्न प्रकार के इतने घोटाले, नाम भी याद नहीं रहते। मैं तो सबसे ज़्यादा दोषी मानता हूँ इनको, जो इन्होंने जो दवाइयों का घोटाला किया, नकली दवाइयाँ जो अस्पतालों में सप्लाई हुई, उनसे कितने ही लोग जो कि ठीक होने की लालसा के अंदर अस्पतालों से दवाइयाँ लेकर आते थे, लेकिन मौत के मुंह में चले जाते थे, क्योंकि उन दवाइयों का असर नहीं होता था और वो बीमारी उनके ऊपर हावी होकर वो। तो ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र इनका था। और शराब के अंदर भी इन्होंने लोगों को कितनी हत्याएं इन्होंने कर दी। एक 1+1 फ्री करके लोग अपने घर के राशन को छोड़कर और शराब की स्टॉक कर लेते थे। घर की औरतें प्रताड़ित होती थी, बच्चे भूखे मर रहे थे, दूध नहीं मिलता था उनको। शराब पीने वाला आदमी तो फिर और ज़्यादा शराबी बन गया। और उसके बाद आज तक आप देखेंगे कि लीवर सिरोसिस थी और लीवर की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि वो दारू भी, वो शराब भी जो है वो आज तक नुकसान कर रही है। वो बिल्कुल उस समय जो एक के साथ एक फ्री दिया जाता था, उसमें काफ़ी मामले में गड़बड़ी देखी गई है सर। आपसे जानने की कोशिश करते हैं सर, भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधि करने का मौका दे तो आप करोगे सर? क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो अभी भी कर रहे हैं और संगठन के लिए काम करना है, करते आए हैं, करते रहेंगे। क्योंकि जिस तरह की नीतियों पर जो देश विकास की ओर जा रहा है, जिस तरह की मोदी जी की नीतियां हैं, वो राम राज्य वाली नीतियां हैं। वो देश को, राम राज्य का अर्थ ये नहीं है कि हिंदू राष्ट्र वाली बात कर रहे हैं हम। राम राज्य का अर्थ ये है कि जहाँ पर कहते हैं ना, बकरी और शेर एक ही घाट के ऊपर दूध पिए, ऐसा राज्य, उसको राम राज्य बोलते हैं। जहाँ पर भ्रष्टाचार ना हो, जहाँ पर अनैतिकता ना हो, ऐसे राज्य को राम राज्य बोलते हैं। और मुझे भी पूरा विश्वास है कि मोदी जी के अथक प्रयासों से और उसके यदि पूरी जनता, पूरे सब लोग उनके साथ देंगे तो आने वाले समय में राम राज्य अवश्य स्थापित होगा। परंतु जिस तरह से आप राम राज्य कह रहे हैं, उसके लिए तो सर एकता बहुत जरूरी है ना। एकता तो दिखाई नहीं दे रही हिंदुस्तान के अंदर। देखिए, कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदलती रहती हैं और लोग भ्रमित होते रहते हैं। लोगों को लालच जो है वो मन के अंदर जो है वो आ ही जाता है, क्योंकि वो जो आपको पता ही है कि हिंदुओं के अंदर एक सबसे बड़ी कमी है कि वो माया के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। भगवान को पूजते हैं, भगवान को जाकर लाखों रुपया चंदा चढ़ाई आएंगे, लेकिन अपने धर्म के लिए वो कुछ नहीं करना चाहते। धर्म के लिए जो उनको, और देश के लिए, देश की जहाँ बात आती है
तो जो आज एक अगर 800 रुपये का सिलेंडर 900 रुपये का हो जाए तो हाहाकार मच जाता है। वो ये नहीं सोचते कि भैया एक सिलेंडर आपका 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना चलता है, कितना फालतू लगेगा। तेल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर आप इतना हाहाकार करने लग जाते हैं। मगर आपने कभी सोचा है कि देश की तरक्की कितनी हुई है? देश आज 5वें स्थान पर है और आने वाले समय में 3रे स्थान पर पहुंचने वाला है। तो वो किस तरह से पहुंचा, ये सब विचार की बात है। जिस तरह आप कह रहे हो कि अर्थव्यवस्था की बात की जाए 5वें स्थान पर आज हमारा देश है, परंतु बेरोजगारी की बात की जाए तो हमारा देश कितने नंबर पर आएगा सर? देखिए, बेरोजगारी उन लोगों के लिए है जो कार्य करना नहीं चाहते। मोदी जी ने सरकारी नौकरी ही कोई रोजगार नहीं होती है। प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर आप देखिए कितनी प्राइवेट कंपनीज आ गई हैं, कितनी नौकरियां आ गई हैं। आज जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो कुछ कार्य करने में सक्षम नहीं थे, आज वो बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, कोई पकोड़े बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है। मतलब हर तरह की उनको काम करने की, और जो पोर्टर्स हैं, जो पोर्टर वाला काम है। तो नई जो जनरेशन है उनको नए नए तरह की काम जो है वो नए तरीके के काम आए हैं। आज जोमेटो का काम जैसे सप्लाई वगैरह करते हैं, डोर टू डोर सामान भेजने का, लाने ले आने का, तो लोगों को कितना रोजगार मिला हुआ है। और रोजगार बड़ी बड़ी कंपनियां नए नए ऑफर्स देती हैं और इतनी तनख्वाहें देती हैं। सरकारी नौकरी में ही पहले क्या होता था, सरकारी नौकरियों में आपने कांग्रेस के राज में देखा कि सरकारी नौकरी जिसको मिल गई वो समझो राजा बन के बैठ गया। उसने कभी काम नहीं किया, उसने सिर्फ सोचा अब तो मेरा सरकारी दामाद बन गया मैं, अब मुझे काम करने की आवश्यकता क्या है। पब्लिक हाहाकार करती थी और कार्य हुए थे, सरकारी काम ठप हो जाते थे। अब देखो कितनी तेजी से, किस तरह से काम चल रहा है, कितने विकास की ओर आदमी जा रहा है। तो ये तभी है जब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिला, तभी ये सब काम संभव हुआ। अगर सरकारी तंत्र के ऊपर ही चलते रहते तो ये कार्य नहीं हो पाते, क्योंकि सरकारी नौकरी में आने के बाद आदमी जो है राजा बन जाता है। जैसे मैंने आपको कहा, जिस तरह आप कह रहे हैं प्राइवेटेशन किया गया है, तब प्राइवेटेशन किसने किया था? अटल जी ने शुरुआत की थी सर इसकी? हाँ जी, अटल जी ने शुरुआत की थी और उसके बाद देश तरक्की की ओर बढ़ता चला जा रहा है। आज हम चांद पर भी उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर पूरी दुनिया पहुंचने के लिए सपने देखा करती थी। आज हमारे यहाँ मेट्रो का जाल बिछ गया है। आज हमारे यहाँ हर तरह की सुविधा जो आप किसी विदेश में भी नहीं पा सकते, वो सुविधाएं आपको आज बैटरी कारें, बैटरी स्कूटर्स, बैटरी के ऊपर जितना काम हिंदुस्तान में हो रहा है, और तो और आज सोलर पैनल्स के ऊपर जो काम हिंदुस्तान में हो रहा है, पूरे विश्व के अंदर इतना अच्छा काम कहीं नहीं चल रहा। जितनी सब्सिडी मिल रही है सोलर पैनल्स के ऊपर, आने वाले समय के अंदर जो बिजली कंपनियां हैं इनकी मोनोपोली खत्म होने वाली है। अब लोग कह रहे थे 400 के बाद 400 के बाद 240 पर भारतीय जनता पार्टी सिमट के रहेगी, क्या कारण मानते हैं सर इसका? ओवर कॉन्फिडेंस था आप लोगों को? ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। देखो सीधी सी बात है, मैं तो एक बात जानता हूँ कि कहते हैं ना 10 भेड़िए मिलकर एक शेर को भी घायल करने की क्षमता रखते हैं। तो एक ऐसे ही काम हुआ कि इन लोगों ने मिलके और इस तरह का षड्यंत्र रचा। ये षड्यंत्रकारी गतिविधियों के कारण ही इतने कम आए, नहीं तो 400 पार हो जाते। लेकिन 400 पार ना होने का सबसे बड़ा कार्य था कि जैसे यूपी के अंदर एक ये व्यूमर फैला दिया गया ये कि रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं जी, और संविधान के अंदर संशोधन कर रहे हैं जी। तो कुछ हमारे जो नेता थे उनका भी थोड़ा बहुत उसको हम क्लियरिफाई नहीं कर पाए, हम उसको जनता को समझा नहीं पाए कि भाई ऐसी कोई जो ये लोग भ्रम फैला रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। वो अगर जनता को पता लग जाती, इसीलिए जनता पीछे हट गई। उन्होंने सोचा कि अरे ये तो बहुत बड़ा संविधान में बदलाव कर देंगे। तो यही कारण रहा कि जो इतनी 400 सीटें नहीं मिल पाई, मगर फिर भी बहुत अच्छी है, सरकार तो बनी ना। आज शाम तक मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर आ रहे हैं सर, क्या लगता है इससे आप लोगों का वोट बैंक पे कुछ असर पड़ेगा? जमानत पे बाहर आने का मतलब ये नहीं है कि उनको जो उनके कुकर्म है, जो उन्होंने किया है, जो उनके कृत्य हैं, उनसे उनको मुक्ति मिल गई है। ये तो उन्होंने क्या क्या प्लीज उसके अंदर लगाई, क्या क्या उन्होंने अपनी जमानत करने के लिए क्या क्या वो दिया, डिटेल्स दी कि मेरे को बीमारी है, मेरे साथ ये दिक्कत है, वो तो कि तरस
10 लाख की मुचलके के ऊपर उनको छोड़ा गया और हर हफ्ते उनको जाकर जो है पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी वो देनी है। तो ये कोई मुक्ति नहीं है, ये मुक्ति नहीं है, ये तो एक थोड़ा सा उनको इस एक जिसे कहते हैं मानवता के आधार पर उनको थोड़ा सा दिया गया। दर्शकों को अंत में क्या संदेश देंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी भ्रम में ना आए, क्योंकि सबसे पहले हमारा देश है और जो देश के लिए है वही सबसे बड़ा सैनिक है। हमें अपने देश के लिए, हम अपने समाज के लिए हमें खड़े रहना पड़ेगा। जो आज की परिस्थितियां हैं, आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, और पूरा विश्व जो है युद्ध की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और कट्टरपंथी लोग, आतंकवादी लोग जो है अपना वर्चस्व बनाने में बहुत सक्षम होते जा रहे हैं। बंगाल की स्थिति आप देखिए, केरला की स्थिति देखिए, वो स्थितियां कहीं ऐसा ना हो दिल्ली तक भी आ जाए। क्योंकि अब जो संख्या का जो वो है वो सबसे बड़ा खेल चल रहा है। क्योंकि आप एक धर्म जो है वो अपनी संख्या को बढ़ाने में लगा है तेजी से। वो उसने औरतों को मशीन बना रखा है, 4-4 शादियां कर लेते हैं, मशीन की तरह बच्चे पैदा करते हैं, 50-50, 60-60 बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो वो तो, और इसके अलावा एक षड्यंत्र और भी चल रहा है कि बहुत सारी दुकानें जिन पे हिंदू नाम लिखकर, जूस की दुकानें हैं, खाने की दुकानें हैं, उसके अंदर नपुंसकता वाली दवाइयाँ मिलाकर हिंदू लोगों को खिलाई जा रही हैं। ये बहुत एक घृणित कार्य चल रहा है। तो इस षड्यंत्र का भी एक दिन खुलासा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। सरकार तो आपकी है सर, तो इस पर रोकथाम क्यों नहीं लग रही? जब तक किसी बात का खुलासा नहीं होगा, बिना प्रूफ के कोई भी सरकार कोई भी कार्य नहीं कर सकती। अगर आज मनीष सिसोदिया या कोई भी नेता किसी जंजाल में फंसता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर या ईडी उस पर कोई कार्रवाई करता है या सीबीआई कार्रवाई करती है, तो सरकार थोड़ी कराती है। जो भी फंसता है अपने कर्म से फंसता है, कुकर्म से फंसता है। अगर वो अब तो संजय सिंह ने यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आक्षेप लगा दिया, हाई कोर्ट के ऊपर भी आक्षेप लगा दिया कि जी इन्होंने ये सब गवर्नमेंट के हाथ में खेल रहे हैं। अरे भैया, तुम जब कोर्ट के ऊपर, संविधान के ऊपर विश्वास नहीं करते तो तुम किसके ऊपर विश्वास करते हो? तो ऐसे लोगों के तो कोई वो ही नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो हम कानून के साथ चलना पसंद करते हैं, बिना कानून के, बिना किसी प्रूफ के, किसी भी तरीके से आएगा एक दिन सच्चाई सामने आएगी, सब कुछ स्पष्ट होगा। धीरे धीरे खुल रहा है ना जो आपके सामने, सब दुनिया के सामने एक दिन तो आएगा। तो ये तय है आपकी सरकार बनने जा रही है सर? बिल्कुल तय है जी। वो कहते हैं ना कि मेहनत अगर हमारी रंग लाएगी, हम मेहनत कर रहे हैं, अगर हमारी मेहनत में सच्चाई होगी तो हम जरूर जीत के दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद।